Hello dear students of BA Part 1 साइकोलॉजी ऑनर्स। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको असामान्य मनोविज्ञान से एक चैप्टर जिसका नाम स्वप्न है उसकी चर्चा की थी और स्वप्न क्या है इसकी जानकारी आपको हो गई है। आज मैं आपको स्वप्न मनोरचना या ड्रीम मैकेनिज्म की चर्चा आपके सामने करेंगे। ड्रीम मैकेनिज्म को ड्रीम वर्क भी कहा जाता है, फ्रायड ने इसको ड्रीम वर्क भी कहा है। तो स्वप्न मनोरचना या स्वप्न रचना क्या है, कैसे इसको फ्रायड ने कैसे परिभाषित किया है, इसके संबंध में आज हम आपके सामने वीडियो लेक्चर के माध्यम से रखूँगा। तो फ्रायड ने कहा है कि अचेतन में दमित इच्छाओं के छद्म रूप का मतलब होता है डिस्गाइज फॉर्म, यानी कि वेश बदल के, बहुरूपिया जिसको कहते हैं कि वेश बदल के, कि अचेतन में दमित इच्छाओं के छद्म रूप में प्रकट होने की बात की व्याख्या के लिए फ्रायड ने स्वप्न विषय की चर्चा की है। फ्रायड ने स्वप्न विषय यानी कि ड्रीम कंटेंट की चर्चा की है, उन्होंने स्वप्न विषय की चर्चा की है। और फ्रायड के अनुसार दो तरह के स्वप्न ये विषय होता है। जो कंटेंट है, ड्रीम कंटेंट है, वह दो तरह का होता है। दो उसका नाम दिया है। एक को कहा है स्वप्न का व्यक्त विषय यानी कि मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ ड्रीम, और दूसरे को कहा है स्वप्न का अव्यक्त विषय यानी कि लेटेंट कंटेंट ऑफ ड्रीम। तो अब हम इसको देखें कि ये मैनिफेस्ट कंटेंट यानी कि स्वप्न का व्यक्त विषय क्या है और लेटेंट कंटेंट यानी स्वप्न का अव्यक्त विषय क्या है। इस संबंध में फ्रायड ने कहा है कि स्वप्न का जो मैनिफेस्ट कंटेंट है, उनके अनुसार, फ्रायड के अनुसार, स्वप्न के व्यक्त विषय के अंतर्गत वे सारी बातें आती हैं जो स्वप्न दृष्टा यानी स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जो निद्रा अवस्था में जब वह सोया हुआ रहता है तो उसको वह जो कुछ भी देखता है और जगने के बाद जब उसका वह दूसरे के सामने उसको प्रकट करता है या बताता है अपने स्वप्न को, तो उसको हम कहते हैं कि यह मैनिफेस्ट कंटेंट है। फ्रायड ने उसको मैनिफेस्ट कंटेंट कहा है, उसको व्यक्त विषय कहा है। तो व्यक्त विषय का विश्लेषण करने के लिए या व्यक्त विषय का जब हम विश्लेषण करते हैं, जब हम उसका उसको जो एनालाइज करते हैं, तब हम उस असली जो स्वप्न है, जो सही स्वप्न है, उसको हम समझ पाते हैं। क्योंकि स्वप्न में स्वप्न दृष्टा कुछ ऐसी बातें देखता है, कुछ ऐसी चीज़ें उसके सामने आती हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बहुत सी बातें तो होती हैं जिसका अर्थ समझ में आता है, लेकिन ज़्यादातर वैसी बातें होती हैं जिसको कि स्वप्न दृष्टा समझ नहीं पाता है या वह उसके समझ के परे की चीज़ होती है। तो वह स्वप्न का मैनिफेस्ट कंटेंट होता है, वह स्वप्न का व्यक्त विषय होता है। उसी तरह से दूसरा जो है स्वप्न का लेटेंट कंटेंट यानी अव्यक्त विषय। तो स्वप्न के व्यक्त विषय के विश्लेषण के फलस्वरूप जब हम उसके मैनिफेस्ट कंटेंट का जब हम विश्लेषण करते हैं और उसके फलस्वरूप अचेतन की जिन इच्छाओं का पता चलता है, वही स्वप्न के अव्यक्त विषय होते हैं, यानी कि वही स्वप्न के लेटेंट कंटेंट होते हैं। क्योंकि स्वप्न में फ्रायड की ऐसी मान्यता है कि हम उन्हीं विषयों को या उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं दृश्यों को देखते हैं जो हमारे अचेतन में दमित विचार होते हैं।
जो हमारी अचेतन के दमित जो इच्छाएं होती हैं, जिसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है, जिस इच्छा की, जिस विचार की पूर्ति हम सामान्य जीवन में नहीं कर पाते हैं, उसकी वह अचेतन में दमित रहता है और स्वप्न के माध्यम से हम उस इच्छा की, उन भावनाओं की, उन विचारों की हम पूर्ति करते हैं। तो इसलिए फ्रायड की यह मान्यता है कि चूंकि चेतन का डर बना रहता है, चूंकि हमारी वह इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती हैं दैनिक जीवन में, निश्चित रूप से वह इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि चेतन जो होता है, जो कॉन्शस होता है, वह उसको पूरा करने का परमिशन नहीं देता है, वह उसको इसकी अनुमति नहीं देता है कि आप इस इच्छा की पूर्ति करें, क्योंकि वे सारी इच्छाएं अनैतिक होती हैं, असामाजिक होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कभी भी हमारा कॉन्शस अलाउ नहीं करता है। तो वैसी परिस्थिति में वे सारी इच्छाएं दमित रहती हैं अचेतन में, और स्वप्न के माध्यम से अचेतन में वे दमित विचार, वे दमित इच्छाएं छद्म वेश में, यानी कि वेश बदल के डिस्गाइज फॉर्म में आती हैं। और डिस्गाइज फॉर्म में क्यों आता है स्वप्न, इसकी चर्चा मैंने पहले किया था, लेकिन फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि डिस्गाइज फॉर्म में आने का एक ही मकसद है उसका, कि जब व्यक्ति सोया हुआ रहता है उस स्थिति में भी उसे चेतन का डर हमेशा बना रहता है कि कहीं चेतन हमारी पूर्ति हो रही इच्छा को रोक न दे, कहीं चेतन उस पर लगाम न लगा दे, इसलिए वह वेश बदल के आता है। तो ये दो कंटेंट जो हुए, लेटेंट कंटेंट और मैनिफेस्ट कंटेंट, इसकी चर्चा फ्रायड ने किया है। और इस तरह से जिन प्रक्रमों से, जिन माध्यमों से, जिन तकनीकों से गुप्त स्वरूप को व्यक्त स्वप्न में बदला जाता है, उसे स्वप्न तंत्र या स्वप्न रचना या स्वप्न कार्य कहा जाता है। समझ में आया? मैं कह रहा था कि जिस मैनिफेस्ट कंटेंट को, यानी कि स्वप्न दृष्टा जिस चीज़ को देखता है और उसके विश्लेषण के बाद जब स्वप्न का जो असली रूप होता है, जो स्वप्न का असली अर्थ होता है, उसे स्वप्न तंत्र कहा जाता है या स्वप्न रचना कहा जाता है या स्वप्न कार्य कहा जाता है, ड्रीम वर्क कहा जाता है। तो फ्रायड ने स्वप्न रचना को 5 वर्गों में विभाजित किया है और उन 5 स्वप्न मनोरचनाओं को हम बारी बारी से हम देखेंगे कि फ्रायड ने जिस मनोरचना की 5 मनोरचना की चर्चा की है स्वप्न को समझने के लिए, वह कौन कौन सा है। अब मैं स्वप्न रचना की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें ब्राउन ने कहा है कि ड्रीम वर्क इज द नेम गिवन बाय फ्रायड टू द मैकेनिज्म बाय विच द latent content thoughts are converted into the manifest content of the dream। तो फ्रायड द्वारा ही यह नाम दिया गया था। यह जो ड्रीम वर्क है, जिसको हम स्वप्न कार्य कहते हैं, वह स्वप्न कार्य फ्रायड द्वारा ही दिया गया नाम था। इसमें जो पहला ड्रीम वर्क है, जो पहली रचना है, स्वप्न रचना है, उसको कहा जाता है संक्षिप्तीकरण। उसको कहा जाता है संक्षिप्तीकरण या संघनन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन यानी कि संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण में क्या होता है?
संक्षिप्तीकरण में जैसे कि हम जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न दृष्टा जो स्वप्न देखता है, कुछ स्वप्न काफ़ी लंबे होते हैं, कुछ स्वप्न काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी समय तक देखा जाता है उस स्वप्न को, और कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिसमें कि स्वप्न का जो स्वप्न दृष्टा जो देखता है स्वप्न में, वह कुछ इतना जटिल होता है, इतनी तरह की बातें उसमें मिली हुई रहती हैं, जिसको कि स्वप्न दृष्टा बहुत कम समय में ही देख लेता है। लेकिन जब उसका विश्लेषण किया जाता है, उस स्वप्न का जब विश्लेषण किया जाता है, तो हम देखते हैं कि वह एक बृहत उसका इच्छा था, एक बहुत बड़ी इच्छा थी, जिसको कि बहुत संक्षिप्त रूप में, जिसको कि बहुत छोटे रूप में स्वप्न दृष्टा ने देखा है। इस तरह से उसकी जो पहली रचना है, जो स्वप्न रचना है, उसको हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं। यानी कि हम स्वप्न में स्वप्न दृष्टा जो कुछ भी देखता है उसको संक्षिप्त रूप में ही देखता है, और विश्लेषित करने के बाद उसके बृहत रूप को जाना जा सकता है। यह संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया अचेतन रूप से होती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वप्न की वास्तविक घटना को गुप्त रखना होता है, अर्थात संक्षिप्तीकरण द्वारा स्वप्न के गुप्त विषय के वास्तविक स्वरूप को लघु रूप में प्रकट करने का प्रयास किया जाता है, जिसे स्वप्न अस्पष्ट हो जाता है। कभी कभी लगता है कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो वह स्वप्न इतना अस्पष्ट होता है कि उसके बारे में हमको कोई खास जानकारी नहीं हो पाती है, चाहते हुए भी उस स्वप्न के बारे में हम कुछ खास जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उसी तरह से दूसरा जो इसका जो रचना है, स्वप्न जो या स्वप्नकार जो दूसरा है, फ्रायड ने जो नाम दिया है, वह है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। स्वप्न रचना की यह दूसरी प्रक्रिया है, जिसको कि विस्थापन कहा जाता है, और यह सेंसरशिप का कार्य करती है। यह सेंसरशिप का कार्य करती है, और इस प्रक्रिया के द्वारा स्वप्न में गुप्त विषय के व्यक्ति या पात्र के बदले कोई दूसरे व्यक्ति या दूसरे पात्र के विषय में हम कुछ देखते हैं। यानी कि स्वप्न दृष्टा की जो इच्छा होती है, जो दमित इच्छा होती है, जो दमित उसके विषय होते हैं, उस संबंध में वह डायरेक्ट उस व्यक्ति से या उस घटना से संबंधित स्वप्न न देखकर, बल्कि उसको दूसरे रूप में या दूसरे तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, और जो वह स्वप्न देखता है वह कुछ दूसरे रूप में होता है। जिस व्यक्ति के बारे में उसकी इच्छाएं होती हैं, कुंठाएं होती हैं, जो दमित विचार होते हैं, उस व्यक्ति के विषय में न सोचकर वह किसी दूसरे के बारे में स्वप्न में देखता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को हम जानते तक नहीं हैं, स्वप्न में वैसा ही व्यक्ति आता है, और हम उसके संबंध में ही हम बहुत सारी बातें स्वप्न में देखते हैं। लेकिन वह डिस्प्लेसमेंट होता है, वह रूप बदल के आता है, छद्म वेश में आता है। वह व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पे आया है, वह चूंकि छद्म वेश में रहता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। और जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तब हमें पता चलता है कि अमुक स्वप्न में जो व्यक्ति आया था वह उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था उस स्वप्न का, बल्कि उस स्वप्न का संबंध था अमुक व्यक्ति से, जिसके प्रति हमारे अंदर घृणा का भाव है, द्वेष का भाव है, इत्यादि इत्यादि, जो अचेतन में दमित हो जाता है। तो विस्थापन की एक विशेषता यह होती है कि यह व्यक्त विषय के विस्थापित अवयव अव्यक्त विषय के साथ अस्पष्ट और हल्के से जुड़े रहते हैं। इसलिए विस्थापन का विश्लेषण करने पर अचेतन की ग्रंथियों को या अचेतन की ग्रंथियों के साथ साहचर्य का महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। तो विस्थापन
का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति से या जिस घटना से संबंधित हमारी इच्छा दमित रहती है, वह इच्छा, वह व्यक्ति, वह घटना किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे घटना के रूप में, किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में विस्थापित होता है, जिसको कि स्वप्न दृष्टा देखता है। स्वप्न रचना का जो तीसरा प्रकार है उसको प्रतीकीकरण कहा जाता है, सिंबोलाइजेशन, प्रतीक से उसका संबंध है। तो तीसरा जो स्वप्न रचना है उसको हम प्रतीकीकरण कहते हैं, सिंबोलाइजेशन कहते हैं। तो स्वप्न के गुप्त या जिसको हम अव्यक्त विषय कहते हैं, लेटेंट कंटेंट कहते हैं, उसके रूप में परिवर्तन प्रतीकों के सहायता से ही होता है। स्वप्नों के प्रतीक अचेतन मन की दमित इच्छाओं, भावनाओं या उनके जो फीलिंग्स होते हैं, उनके जो विचार या आइडियाज होते हैं तथा उनसे संबंधित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। जो प्रतीक होता है वह इन भावनाओं, संवेगों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक जो प्रतिनिधित्व करता है वह प्रतीक। तो यदि हम प्रतीकीकरण को परिभाषित करने लगें तो हम कह सकते हैं कि प्रतीकीकरण वह स्वप्न रचना है जिसके द्वारा अचेतन के अव्यक्त विषय यानी कि लेटेंट कंटेंट अपने प्रतिनिधि, अपना जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, अर्थात प्रतीकों द्वारा व्यक्त विषय के रूप में परिवर्तित होकर प्रकट होते हैं। जो हम स्वप्न देखते हैं वह सिंबल के रूप में प्रकट होता है और उसी सिंबल को हम अपने स्वप्न में देखते हैं और उसके आधार पर जब हम विश्लेषण करते हैं कि हमने इस चीज़ को देखा तो उसका क्या अर्थ होगा, उसका विश्लेषण फ्रायड ने किया है। वैसे फ्रायड ने अपनी एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में फ्रायड ने कुछ यूनिवर्सल ड्रीम्स प्रतीक की चर्चा की है। उन्होंने कुछ यूनिवर्सल जो होते हैं, जो सार्वभौम होते हैं, वैसे प्रतीकों की चर्चा उस पुस्तक में बहुत विस्तार से किया है, जिसमें कि बंदूक, सांप, पेड़ यानी कि लंबे जो चीज़ होते हैं उसको पुरुष लिंग का प्रतीक कहा है। उसी तरह से जो बोतल, नाव, जहाज, संदूक इत्यादि जो खोखले वस्तु होते हैं वह स्त्रीलिंग के प्रतीक होते हैं। उसी तरह से उतरना, चढ़ना, तैरना, यात्रा करना, ये सब जो हैं वह रति क्रिया के प्रतीक होते हैं। तो उसी तरह से गोल पदार्थ जैसे आम, अमरूद इत्यादि इत्यादि जो हैं, ये सारे जो स्त्री स्तन के प्रतीक होते हैं और राजा, रानी, ये सब माता पिता के प्रतीक होते हैं। तो इस तरह से प्रतीकों की, सिंबल्स की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट इन्होंने अपने पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में किया है फ्रायड ने, और उसको उन्होंने यूनिवर्सल माना है। लेकिन उनकी इस बात से, यानी कि प्रतीक यूनिवर्सल होते हैं, इस बात से उनके जो सहयोगी थे जूंग, एडलर आदि अपनी असहमति जताते हैं और उनका ये कहना है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा जो भी स्वप्न देखा जाता है, जो सिंबल होता है, जो फ्रायड ने कहा है कि यह सिंबल यूनिवर्सल होता है, ऐसा नहीं होता है। एक ही सिंबल एक व्यक्ति के लिए उसका कुछ और अर्थ होता है और उसी सिंबल का दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ दूसरा अर्थ होता है। इस तरह से इस यूनिवर्सल प्रतीक को लेकर फ्रायड से जूंग और एडलर सहमत नहीं हैं और उन्होंने इस संबंध में, यानी कि स्वप्न के संबंध में अलग सिद्धांत भी दिए हैं। जब हम सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि जूंग का क्या, कौन सा सिद्धांत है, स्वप्न क्या के संबंध में जूंग का क्या कहना है, एडलर का क्या कहना है और फ्रायड का क्या कहना है।
इन तीनों लोगों ने विशेष करके इस यूनिवर्सल प्रतीक को लेकर काफ़ी मतभेद लोगों में रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फ्रायड ने यूनिवर्सल ये सिंबल तो दिया है, लेकिन यह सर्वमान्य नहीं माना जाता है, क्योंकि उनके स्वयं के जो सहयोगी थे उन लोगों ने ही इसका काफ़ी विरोध किया था। तो इसका जो अगला यानी कि जो अगली स्वप्न रचना है उसको अगली स्वप्न रचना को हम नाटकीयकरण कहते हैं, यानी कि ड्रामेटाइजेशन। तो ड्रामेटाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है कि स्वप्नों के जो व्यक्त विषय होते हैं, यानी कि उसके जो मैनिफेस्ट कंटेंट होते हैं, वह अमूर्त रूप में प्रकट न होकर मूर्त रूप में प्रकट होता है। यानी कि स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखते समय जब वह सुषुप्तावस्था में सोया हुआ रहता है, तो उस समय वह जो स्वप्न जब वह देखता है तो उसमें लगता है कि चलचित्र की तरह, एक सिनेमा की तरह उसके सामने एक के बाद दूसरे दृश्य आते जाते हैं, और उन दृश्यों को वह सिनेमा की तरह देखता है, और उस जो उसके द्वारा जो देखा जाता है वह दृश्य भी होता है, उसमें आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं, उसको स्पर्श भी किया जा सकता है, उसमें से गंध भी यानी कि जो घ्राण ये है वह भी होता है। यानी कि ये सारे तरह के जो अनुभूतियाँ होती हैं, ये सारे तरह की अनुभूतियाँ उस स्वप्न में नाटक की तरह, ड्रामा की तरह दिखाई देता है उसको। इस तरह हम कह सकते हैं कि नाटकीकरण की इस प्रक्रिया द्वारा स्वप्न के अव्यक्त विषय वास्तविक जीवन की प्रत्यक्ष घटनाओं के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे इनके गुप्त अर्थों को आसानी से समझना काफ़ी कठिन हो जाता है। वह इतना सजीव रहता है, वह स्वप्न देखने में इतना सजीव लगता है कि उसके जो गुप्त अर्थ होते हैं, उसके जो लेटेंट कंटेंट होते हैं, उन लेटेंट कंटेंट को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। उसी तरह से जो अगला ये रचना है जिसको हम स्वप्न रचना या स्वप्न कार्य कहते हैं, वह है पश्चात विस्तारण, वह है सेकेंडरी इलेबोरेशन। तो स्वप्न के व्यक्त विषय की घटनाएं प्रायः निरर्थक, असंगत और अतार्किक होती हैं। स्वप्न में जो स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है वह अतार्किक होता है, उसमें कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है, निरर्थक होता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, परंतु इन घटनाओं को स्वप्न दृष्टा स्वप्न के समाप्त होने पर, जब वह जगता है, जब स्वप्न समाप्त हो जाता है और जब व्यक्ति जागृतावस्था में रहता है, जब व्यक्ति जग जाता है, और जगने के बाद जब वह दूसरे व्यक्तियों से उस स्वप्न की चर्चा करता है कि हमने स्वप्न में क्या क्या देखा, कैसे देखा, तो ये सारी जो उसकी चर्चा होती है, जो उस स्वप्न दृष्टा के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, उसको हम पश्चात विस्तारण या सेकेंडरी इलेबोरेशन कहते हैं। इस तरह ये जो 5 स्वप्न रचनाएं हैं, जिस स्वप्न कार्य हैं, जिसको फ्रायड ने स्वप्न के लिए एक आवश्यक तत्व माना है कि स्वप्न में यही 5 घटनाएं होती हैं। स्वप्न शुरू से, स्वप्न जहाँ से शुरू होता है वहाँ से स्वप्न दृष्टा जब स्वप्न के बाद, नींद के बाद जब जगता है, उस समय वह जो अपना स्वप्न दूसरे से बता देता है, इस बीच ये सारी घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार उपर्युक्त जो स्वप्न रचनाएं हैं, इसी के आधार पर फ्रायड ने अपने सिद्धांत का भी चर्चा किया है, जिस सिद्धांत के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ ये दोनों कंटेंट, लेटेंट कंटेंट, मैनिफेस्ट कंटेंट और ये जो स्वप्न रचनाएं हैं, इसकी चर्चा किस तरह से फ्रायड ने अपने सिद्धांत में किया है। ये स्वप्न रचना यानी कि ड्रीम कंटेंट या ड्रीम मैकेनिज्म या ड्रीम वर्क, जो भी आप कहें,
यह यहीं पर आज यह समाप्त होता है। अगले दिन हम किसी दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।